और संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर आसीन मुख्यमंत्री जी, बनते दीपंकर जी महाथेरो और उनका सामने शिविर को मैं वंदन करता हूं। ब्रह्मा मंच पर उपस्थित इस 10 दिवसीय सामने शिविर में डॉक्टर हरीश जी रावलिया जो मुंबई से मेरे साथ चल के आए, वीरेन गायकवाड़ गुरु जी जिन्होंने ये कार्यक्रम का नियोजन किया है, बरहानपुर शाखा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जिला अध्यक्ष नटराज जी लोंडे, विनोद जी भाविस्कर, संतोष जी गवले, आरसी दिवाकर, मेजर उत्तम प्रधान, समता सैनिक दल के सभी जवान, उपासक उपासिका और भाई और बहनों, धन्यवाद देना चाहता हूं जो महाराष्ट्र के सतक से जिला है बरहानपुर, और उस बरहानपुर के नेफा नगर में भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यक्रम का आयोजन सामने शिविर का कार्यक्रम किया। वैसा देखा जाए तो नेफा नगर और बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट का गहरा हिस्सा मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि उस जमाने में इस नेफा नगर में कागज का कारखाना था जो सरकारी था। सभी जानते हैं बाबा साहब ने अपनी मुकनायक की शुरुआत, पेपर की शुरुआत मुकनायक से शुरुआत की। बाद में बहिष्कृत भारत है, बाद में जनता है और बाद में उसके बाद प्रबुद्ध भारत। मुकनायक का मुझे पता नहीं, बहिष्कृत भारत का पता नहीं, लेकिन जनता की जब संपादक और प्रिंटिंग की जवाबदारी भैया साहब अम्बेडकर पर आए गई, जो भारतीय बौद्ध महासभा के दूसरे प्रेसिडेंट थे बाबा साहब के जाने के बाद, तब उन्होंने जो दस्तावेज रखा है जनता का, इस जनता के दस्तावेज में इसका नाम है, नेफा नगर का नाम है। वहां से भैया साहब ऑर्डर करते थे कि पेपर की रील मुझे इतनी चाहिए, और ये पेपर की रील नेफा नगर से बंबई तक आती। उस जमाने में 35,000 जनता के अंक छापे जाते थे और उसके लिए कंसेशन रेट
जो भारत सरकार ने प्रबुद्ध भारत को व जनता को जो कंसेशन दिया था पेपर का, लाइसेंस मिला था, उसके जरिए वो कंसेशन में पेपर मिलता था। और इसके लिए अम्बेडकर वुमेन पेपर और नेफा नगर का मैं समझता हूं गहरा रिश्ता है। आज जो बात रही गई, क्योंकि आज पेपर सब जगह मिलते हैं। आज भी प्रबुद्ध भारत में छापता हूं मेरे अम्बेडकर भवन बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन पेपर वहां मिलता है। तो समाज को जागरूक करने की बात आ रही है। बाबा साहब को लेके बाबा साहब ने जब मुकनायक निर्माण किया तभी से, और समाज में फिर जागरूकता आई बाबा साहब के बाद। इसमें बड़ा योगदान है, इसीलिए मैं आपको इतिहास दोहराना चाहता हूं। आज सामने शिविर, महिला प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में काम कर रही है। इस प्रकार के शिविर के माध्यम से हम लोगों का धम्म पहुंचाने का काम, धम्म पढ़ाने का काम, धम्म आचरण में लेने का काम हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेरे पदाधिकारी कर रहे हैं। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्यकर्ता का बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि 24 राज्यों में ये शिविर का माध्यम से हम लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। आपके यहाँ आने के पहले नागपुर का धम्मचक्र परिवर्तन दिन 13 तारीख को होने के बाद 14 अक्टूबर में मैं वाराणसी गया और वाराणसी में 75 किलो की दूरी पर भगवान गौतम बुद्ध का 7वां वर्षावास हुआ था। वहां भारतीय बौद्ध महासभा ने ये सामने शिविर का आयोजन किया था। चुनाव है वहां, चुनाव में फिर से भगवान गौतम बुद्ध का 35वां वर्षावास था। जहां मैं गया था वहां 7वां था। इस तरीके से पहाड़ी एरिया थी, इससे भी ऊंची थी। उस जमाने में भगवान गौतम बुद्ध वहां वर्षावास का समय निकाले। वर्षावास होने के बाद फिर से वाराणसी सारनाथ निकल गए। जहां जहां भगवान बुद्ध गए वहां वहां हमारा प्रयास रहा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश का कि वहां भारतीय बौद्ध महासभा के ऐसे प्रोग्राम हो, इतिहास लोगों के सामने आने चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक की डायनेस्टी आ गई, राजा आ गए सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने उसी पत्थर पर, जो पूरा ओपन है पत्थर, काफी किलोमीटर में वो फिरा हुआ है, पसरा हुआ है। सम्राट अशोक ने वहां लिपि लिखी है वो पत्थर पर। आज भी वो सुरक्षित हमने नहीं की। तो जापान गवर्नमेंट ने 2000 साल में जापान गवर्नमेंट ने वहां बंदिश की।
और वहां आर्कियोलॉजिकल सिपाही वहां रखा है, दारोगा रखा है कि जो भी वहां धम्म लिपि में लिखा है आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा। ये हमारी धरोहर और ये धरोहर पूरे भारत भर फैली हुई है। जहां भी खुदाई होती है वहां भगवान बुद्ध निकल आते, मूर्तियां निकल आती हैं, चैत्य मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, स्मारकें मिलती है। ये देश का इतिहास। तो ये बार आज देश का प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने पाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का दर्जा दे दिया। आज हमारी कई सालों की मांग थी कि पाली और धम्म लिपि जो आया 1000 साल पहले की है, गलत प्रेमी है कि संस्कृत है, गलत प्रेमी है। ये पहले पाली थी, बाद में धम्म लिपि आ गई सम्राट अशोक के जमाने में, जिसको 2000 साल की हिस्ट्री है और भाषा को मान्यता दी है सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि 4 दिन पहले दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो गई और इंडिया के सभी भिक्खु वहां मौजूद थे और पंतप्रधान जी ने फिर से बात रखी कि मुझे गर्व है ये भारत देश भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई निकल के आती है। किसी ने भी दबाने का काम किया, लेकिन सच्चाई भगवान बुद्ध ने हमें सच्चाई का मार्ग दिया। इसके लिए 75 सालों के बाद इस प्रकार के अस्तित्व में आ रहे। इसलिए बताना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी कई सालों की डिमांड है, बात है, हमें निवेदन हम लोग ने दिया। जो ये धरोहर है वो भगवान बुद्ध से निहित, बाद में सम्राट अशोक ने निर्मित 84,000 स्तूपे, जो भी आज कंडीशन में है, जो भी आज परिस्थितियों में है, उसको सुरक्षित रखे। ऐतिहासिक है भाई, यही हमारी पहचान है पूरे दुनिया में। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर जहां विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम भगवान गौतम बुद्ध के भूमि से हम आ गए, भगवान गौतम बुद्ध हमारे भूमि के है, इसलिए मान सम्मान होगा। आज देश को जरूरत है, आज पूरे दुनिया को जरूरत है। मैं समझता हूं जो भगवान गौतम बुद्ध ने उस समय संदेश दिया है, शांति का संदेश है, शांति का है, भाईचारा का है, करुणे का है। आज पूरी दुनिया जानती है कि हमें वही संदेश पर चलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कभी शस्त्र की बात नहीं की, शांति और समानता की बात की है। इसके लिए ये विचार हम लोग ने भगवान गौतम बुद्ध का पूरे दुनिया में लेके जाना जरूरी है।
इस कारण भारतीय बौद्ध महासभा इस सामने शिविर के माध्यम से इस महिला शिविर के माध्यम से हम बौद्ध धर्म का घर तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बौद्ध बने, हमारे वाणी से बौद्ध बने, हमारे कृति से बौद्ध बने, हमारे आचरण में बौद्ध धर्म का आचरण। एक सादा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लायन बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर में धर्मांतर किया तब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है और 22 प्रतिज्ञा अपने घरों में लगा दी और सुबह 22 प्रतिज्ञा पढ़ लो और शाम में जब सोते हुए उसका आचरण करो। भाई दिन भर में हम 22 प्रतिज्ञा पर चले जाए। हम लोग ने बाबा साहब ने किए ना 22 प्रतिज्ञा से आज कोई उल्लंघन कर नहीं किया। इस प्रकार की सोच है हमारे को भगवान बुद्ध के धर्म के आगे लाइन। आने वाले समय में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के धर्म क्रांति लेके हम चले। कैसे उम्मीद है बाबा साहब को इस धर्म क्रांति से धर्म क्रांति होने के बाद, नागपुर की धर्म क्रांति होने के बाद बाबा साहब को एक दफे पत्रकारों ने पूछा, क्रांति हो गई। बाबा साहब को पूछा, बाबा साहब ने बोला क्रांति का सर्कल तो मैंने पूरा किया। जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति के साथ शुरुआत की मार्च के 14 कले से 1927 से अनेक क्रांतियां किया बाबा साहब ने। राजनीति, शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और आखिर में धम्म क्रांति से बाबा साहब बोलते हैं कि वेद पूरा हो गया क्रांति का। यह धम्म चक्र हम कहते हैं। जब पत्रकारों ने बाबा साहब को पूछा तब बाबा साहब बोलते हैं कि मेरा अभी बचा हुआ जो जीवन और बचा हुआ जीवन में धम्म के प्रचार और प्रसार में डालूंगा। मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। मुझे धम्म का कारवा, भगवान गौतम बुद्ध का कारवा पूरे देश में लेके जाना। पंजाब और हरियाणा का उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। 1952 में बाबा साहब वहां गए थे, सामाजिक बात रखने के लिए गए थे। तब बाबा साहब बोले कि दिसंबर के बाद मैं यहां फिर से आऊंगा और दूसरा संदेश लेके आऊंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। पंजाब और हरियाणा में वहां धम्म क्रांति हमारी अधूरी। इस कारण बाबा साहब का ये धम्म कारवा पूरे देश भर में लेके जाना, ये बुद्ध सोसाइटी की जरूरत है। मैं समझता हूं जवाबदारी, आप सभी की जवाबदारी है, मैं समझता हूं। क्योंकि बाबा साहब की क्रांति के साथ साथ हम लोग ऊपर आ गए। हमें एजुकेशन मिल गया, हमें सामाजिक स्टेटस मिल गया, अच्छी नौकरियां मिल गई, आर्थिक स्तर हमारा अच्छा हो गया।
हम बाबा साहब के क्रांति के लाभार्थी हैं और इसके लिए हमें बाबा साहब के क्रांति को योगदान देना जरूरी मैं समझता हूं, क्योंकि बाबा साहब को ये धोखा मालूम था। इसके लिए बाबा साहब ने कोर्ट किया है, मैं ये क्रांति का रथ इधर तक ला चुका हूं, हो सके तो उसको आगे लेके जाओ, लेकिन ये क्रांति का रथ पीछे मत लाओ। ये बाबा साहब कहते हैं, ये बड़ा गंभीर समस्या बाबा साहब ने उस जमाने में हमें बताई। आज देश की परिस्थिति वैसी है, बाबा साहब को क्रांति को दबाने की आज कोशिश इस देश में हो रही है। यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं, ये क्रांति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए हमारे साथ क्या बर्ताव इस देश में चल रहा, उस पर प्रबंधन होना, उस पर चर्चा होनी, उस पर एक दूसरे से संवाद होना मैं समझता हूं जरूरी है। आज यहाँ की व्यवस्था ने देखा, जो लोग थे उस जमाने के विचार सुनने के लोग, जब बाबा साहब हयात थे, जिंदा थे, जिस विचारसरणी ने बाबा साहब को दबाने की कोशिश की, बाबा साहब की क्रांति विफल होने की कोशिश की, वही विचारधारा के लोग आज सेंट्रल में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं। वो सोच लो, वो नहीं चाहते कि आप तुम आगे बढ़ते जाओ। इसके लिए बाबा साहब की क्रांति को दबाने की कोशिश चल रही है। कई उदाहरण है इसके, लेकिन आप सभी ने सोचना चाहिए। आज एजुकेशन जो सिस्टम इतने सालों से चल रही थी, खत्म हो। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बड़े जोर से चल रहा है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर कर लो, उस पर सोच लो। जो हमारे बच्चे जिला परिषद के गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते थे, आने वाले दो एक सालों में वो सब बंद हो जाएंगे, वो प्राइवेटाइजेशन को दिए जाएंगे। जो प्राइवेटाइजेशन की फी होगी वो हम भर नहीं पाओगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे, एजुकेशन कट हो जाएगा बच्चों का। इस प्रकार का आज एजुकेशन की पॉलिसी है, उसका कायदे में रूपांतर हो गया कोरोना केस में। खेत करने वाला मजदूर का बच्चा मजदूर बन के जाएगा, किसान का बच्चा किसान बन जाएगा, सफाई विभाग जो काम करने वाले घमंडी लोग हैं उनका बच्चा वो बनेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर। एक प्रावधान इस एजुकेशन पॉलिसी में है, एजुकेशन कायदे में देखा हुआ है। अरे काफी बाबा साहब के क्रांति के साथ ये समाज काफी ऊंचा चल रहा है। ये बौद्ध समाज के लोग बाबा साहब को जिन्होंने धम्म के माध्यम से विचारों से एक्सेप्ट किया, काफी आगे निकल चले। हमारे बच्चों को आज कंपटीशन में आते, इनको फिर से पीछे लेना
इनका आर्थिक स्तर फिर से नीचे लाना है। जब आर्थिक स्तर नीचे आ जाएगा फिर से हमारे गुलाम बनेंगे ये नीतियां देश भर में। देखा आज देश में जो बंटे जी ने अभी बताया यहाँ बाबा साहब का जन्मस्थली मऊ और वहां का स्मारक लगातार मैं 14 अप्रैल को हर 10 महीने करीब 5 साल वहां जाके रुका हूं। मनुवादी संगठन का आज कब्जा वहां उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। जिन विचार शैली को बाबा साहब ने विरोध किया वही लोग आज कब्जा लेके बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार उनकी है। उसी प्रकार का आज 2 महीना पहले नागपुर के दीक्षा भूमि में जो हमारे लिए पवित्र है ऊर्जा का स्रोत है वो दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब ने अपनी जीवनी के आखिरी धम्म क्रांति धम्म का संदेश पूरे दुनिया में गया, देश में गया, उस पर वनवासियों ने कब्जा किया। जो उनकी बात है अंडरग्राउंड पार्किंग का उन्होंने प्लान किया था और खड्डे मार गए थे। 10 फीट के लंबे खड्डे थे ऊंचाई में, इसमें की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। हमारा पवित्र स्थल दीक्षा भूमि है, लेकिन वहां पार्किंग कैसे हो सकती है? भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों को मैंने आवाज उठाने का निर्णय दे दिया। मैं इसके खिलाफ मोर्चे लगा दो, गाने लगा दो, और 4 दिन के बाद मैं दीक्षा भूमि में पहुंच गया। बड़ा आंदोलन हो गया। 10,000 की संख्या में लोग इकट्ठा जम गए। जहां दीक्षा भूमि में संचालित व स्मारक समिति के लोग हैं, 7 लोग, उनको इन लोगों ने पैसे देके खरीद लिया था, एनओसी ली थी। इसी प्रकार के मंच से उन्होंने उनको बता दिया भाई दीक्षा भूमि के जो भी ट्रस्टी है स्मारक समिति के, जल्दी से जल्दी ये बंद किया जाए, सरकार को निर्देश दिया जाए, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से लोग लाऊंगा और इसी खड्डे में तुम्हें डुबाऊंगा और गाड़ दूंगा। सरकार मिल गई वहां की नागपुर की और खड्डा बुझाने का समतोल आज हो गया। इसके लिए 12 अक्टूबर में धम्मचक्र परिवर्तन दिन को इस प्रकार के मोल में हमें आना पड़ेगा। उसके बाद औरंगाबाद में हो गई, औरंगाबाद में आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज के अजंता वेरूलाल देवी है। दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए। इतनी बड़ी लेडी पूरे दुनिया में नहीं होगी कि जो हमारे पुरखों ने उस जमाने में बनाई है। यहां देखा हुआ कोई जन जाके देखा होगा, लेकिन 2000 साल पहले हमारे पुरखों ने वहां 4 कलर की पेंटिंग की।
आज मैं पेंटिंग सुरक्षित है बताना चाहता हूं। 3 डायमेंशन पिक्चर 2000 साल पहले उन्होंने वहां बनाया था। हम आज देखते हैं कि भगवान बुद्धा ऐसे रखेंगे, मेरे को देखते हैं यहाँ दाएं बाजू से उजले बाजू से, यहाँ देखते हैं। और जमाने में है उन लोग ने बनाया था, वर्ल्ड हेरिटेज है। लेकिन जितनी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, प्रिजर्वेशन होना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, उतना होता नहीं। इसी प्रकार की एक नोटिस औरंगाबाद में आई थी। अजंता वेल से औरंगाबाद सिटी में हमारी एक छोटी लेनी है, जहां 10-15 घंटे जी ने बुद्ध विहार की निर्मित की है। पहाड़ के नीचे बुद्ध विहार है, काफी बड़ा, इतना बड़ा मंच लगा सकते हैं, इतनी बड़ी जगह। चारों तरफ देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां अभी की लगाई हुई है नए तरीके से। जिसको डोनेट करना पड़ता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति लाता है, मैं अपने फैमिली के नाम से वहां लिखते हैं। वहां के महापालिका नगर पालिका ने नोटिस इश्यू की, भाई मूर्तियां हटा दो। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बंदे जी ने उनको पूछा, इससे क्या बात, तुम्हारे को तकलीफ क्या है? मूर्तियां तो साइड में बाउंड्री में लगी हुई है, यहाँ तो भगवान, यहाँ तो बुद्ध धम्म के सिवाय लोग कोई अनुयायी, बाबा साहब के सिवाय कोई अनुयायी आते नहीं, तो भी हटानी पड़ेगी। हम लोग नोटिस दे रहे। 4 दिन में एक बड़ा मोर्चा निकला औरंगाबाद में, सोशल मीडिया में देखा होगा। लाखों की संख्या से लोग वहां इकट्ठे हो गए। मार्च निकला, औरंगाबाद सिटी बंद हो गई। प्रशासन ने बोलिया, हम लोग ने नोटिस मार दिया, हमें उनको कुछ करना नहीं। इस प्रकार के मोड़ में हमें आना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि हमारी धरोहर हमें बचानी है, हमें उसे सुरक्षित रखनी है। कि आने वाले हजारों साल वो चल सकती है, जो आज 2000 साल हो गया, आने वाले 2000 साल तक रह सकती है। इसीलिए हमें धम्म बढ़ाना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। जो भी वंचित समाज है, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, बाबा साहब के धम्म क्रांति में आए नहीं, लेकिन अपने भाई बहन है, उनके साथ ये अपना विचार रखने की जरूरत मैं समझता हूं। आने वाले 27 तारीख को, 27 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, प्रयागराज में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और पंडित सुमेंद्र रत्न जी का सामने संघ के माध्यम से कई हजारों लोग, ओबीसी समाज के लोग वहां धर्मांतरण कर रहे हैं। मैं वहां प्रेसिडेंट के रूप में और कार्यक्रम का प्रेसिडेंट के रूप में अमेठी में प्रोग्राम है, जो अमेठी जानते हैं इसकी मतदार संघ है पार्लियामेंट, वहां धर्मांतरण का प्रोग्राम है। इस तरीके से आज देश में सिद्धार्थनगर में मंथ ऑफ नवंबर 7 नवंबर में प्रोग्राम, इस तरीके से आज धम्म बढ़ रहा। हम ये बढ़ाते समय किसी की आलोचना नहीं करते, किसी पर टीका टिप्पणी मत करो। आपको भी बताना चाहता हूं, धम्म की बात रखो, बता दो उन लोग को, सभी को, इस देश में जब बुद्ध धम्म का शासन था,
इस देश में सम्राट अशोक के बाद 12 राज्यों ने राजा ने यहां देश पर 1200 साल राज्य किया। ये देश का स्वर्ण समय था, स्वर्ण युग था। हम लोग महासत्ता थे। बौद्धों की 19 यूनिवर्सिटी थी। नालंदा, तक्षशिला, मध्य प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटी थी। ये अच्छी बात रखो। दुनिया भर के लोग हमारे यहां पढ़ने को आते थे। बौद्ध धर्म का लोप होने के बाद इस देश को अधोगति प्राप्त हो गई। देश पीछे पीछे आने लगा क्योंकि मनुवाद, अंधश्रद्धा, पाखंड, विषमता इस देश में आ गई और देश का जो बड़प्पन था वो नीचे आ गया। बताइए चाचा, जिस बौद्ध भिक्षुओं ने ये धम्म जिस देशों में लिखे हैं, यहाँ 17-18 कंट्री है जिनका धम्म ये बौद्ध धम्म है देश का। उसमें जापान है जिसका उल्लेख करना चाहूंगा, चाइना, साउथ कोरिया है, पहले का नॉर्थ साउथ एक ही था, थाईलैंड है, उसमें ताइवान, म्यांमार है। ये देश आज आगे निकल चुके, हमारे से भी आगे निकल चुके, क्योंकि देश में अमन और शांति, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। इसके लिए आगे निकल गए भगवान बुद्ध का धम्म है उनके साथ। अभी भी अब हम भारत का उज्जवल इतिहास आगे लेके जाने की कोशिश इस माध्यम से हमें करनी पड़ेगी। यही देश का इतिहास हमें आगे लाना पड़ेगा। इसके लिए हमारा समाज का जो फाउंडेशन है, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बंदा है, वो ज्यादा मजबूत करके बाबा साहब की हर एक क्रांति को हम आगे बढ़ा सकते हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। इतने बड़े संख्यों से आप यहाँ पधारे, क्योंकि हमें धम्म में आप सभी को रम्य में रुचि है। इसी कारण इतने घंटों से आप बैठे हुए हैं। आगे हमें एक ही करना पड़ेगा, धम्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, बाबा साहब महापुरुषों के विचारों पर चलना पड़ेगा, जो बहुजनों के महापुरुष है उसके विचारों पर चलना पड़ेगा और हमारी पहचान इस देश में बनानी पड़ेगी, जो बौद्ध पहचान होगी। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे वाणी को विराम कर देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय श्री राम।